चलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, हाउ टू गेट दैट ऑर्डर। तो अभी तो हमने ऑर्डर में ये सीखा है पीछे के लेक्चर्स में कि रिएक्शन को देखकर ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा थियोरेटिकल मेथड नहीं है जिससे कि ऑर्डर पता चले। तो फिर क्या किया जाए? तो देयर आर सर्टेनली सम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स विच एग्जिस्ट जिनको यूज करके हम लोग रिएक्शन की ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब रिएक्शन की ऑर्डर को पता करने के बच्चों हमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स करने हैं दे आर टोटली 4। हाँ, तो हम लोग चारों एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को समझेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वी विल लिस्ट आउट व्हाट आर दोज 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिससे कि हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता लग सके। और उसमें जो पहला मेथड है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। सो दिस इनिशियल रेट मेथड वी विल डू इन डिटेल। अब बच्चों ये जो इनिशियल रेट मेथड है इसी का एक और दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉन हॉफ्स डिफरेंशियल ऑर्डर मेथड्स। तो हमें 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के विषय में जानकारी लेनी है। 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स to get order. तो पहले तो उन चारों को लिस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके विस्तार में समझेंगे कि किसका मतलब क्या है। सो देयर आर टोटल 4, 1, 2, 3 and 4। चारों के नाम लिख लिए जाएं। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड इज initial rate method. First is initial rate method. Okay. Now the second method is graphical method. अब बच्चों ये जो मेथड्स हम लोग देख रहे हैं इन सब का ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका एकदम अलग अलग है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनका तरीका रिलेटिवली इजी है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से कठिन है। एनीवे हम लोग सारे के बारे में गंभीरता से समझेंगे। तो पहला हो गया इनिशियल रेट मेथड प्यारे बच्चों, दूसरा हो गया ग्राफिकल मेथड, देन द थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। दिस इज द थर्ड। एंड द फोर्थ इज हाफ लाइफ मेथड, है ना। फोर्थ इज हाफ लाइफ मेथड। तो जब हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे तो आप खुद ब खुद ये पकड़ पाएंगे कि अच्छा ये मेथड तो यार बड़ा डेंजरस है, अच्छा सर ये थोड़ा सा इजी है, इसका यूज करके हम लोग ऑर्डर को रिलेटिवली थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक करके चलो समझते हैं। चारों को एक एक करके समझा जाए कैसे एक्चुअल हमें ऑर्डर की कैलकुलेशन करनी है। सो देखो, so let's begin with the first method, and the first method is initial rate method. And the first method is initial rate method. Now this is another name also. इसको हम बच्चों जानते हैं want of थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, want of डिफरेंशियल ऑर्डर मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको। सो wants of डिफरेंशियल ऑर्डर मेथड या इनिशियल रेट मेथड, एक ही बात है। तो जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनिशियल रेट मेथड, तो रेट मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल मतलब शुरुआती रेट, है ना। तो इनिशियल रेट का मतलब हो गया कि शुरुआती रेट। तो उससे कैसे हम ऑर्डर पता कर पाते हैं? देखो बच्चों कैसे पता कर पाते हैं। जैसे से बात करें कि कोई केमिकल रिएक्शन एक ऐसी एज्यूम कर लेते हैं से A plus B, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज गिविंग अस द प्रोडक्ट। फाइन। अब इस केमिकल रिएक्शन का अपने को ऑर्डर बताना है। तो
आर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं के, फिर ए का एक्टिव मास उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर से अज्यूम कर लेते हैं ए, और बी का एक्टिव मास उसके रिस्पेक्ट में से ऑर्डर अज्यूम कर लेते हैं बी। तो अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दो अननोन है, इनकी वैल्यू हमें बतानी होगी। अच्छा, ए क्या है बच्चों? ए इज व्हाट? सो ए इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए। ए क्या है? ए है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए है प्यारे बच्चों ऑर्डर है रिएक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में? ये जो आपका रिएक्टेंट कैपिटल है। ऐसे ही जो बी है दैट इज व्हाट? दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो बी है तुम्हारा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल बी। तो अगर हम एक और बी को ऐड कर देते हैं, सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें ए प्लस बी की वैल्यू की दरकार है, यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो ये तभी संभव है जब ए और बी को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हम लोग अपने ये जो 4 मेथड्स की बात कर रहे हैं जिससे कि हम ऑर्डर कैलकुलेशन करते हैं, तो हम ऐसी ही रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेशन करने की बात करेंगे अपने पर्सपेक्टिव में, अपने करिकुलम में, जिनके रेट लॉ इस तरह से हो। हमने जब शुरुआत में आपको याद हो जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे तो देखे थे कि रेट लॉ तो बड़े भयंकर होते हैं। कई में तो प्रोडक्ट भी आ जाता है, कई में कैटलिस्ट भी आ जाता है, कई में तो बड़ा अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। तो हम अपने इस लेवल में, अपने इस कोर्स में, अपने इस करिकुलम में केवल उन्हीं रेट लॉ की बात करेंगे जो रेट लॉ इस कैटेगरी को फॉलो करते हो। मतलब R इज इक्वल टू के, और फिर जो एक्टिव मासेस हैं वो एक्टिव मासेस रिएक्टेंट के हो स्ट्रिक्टली, और उनमें जो पावर हो वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे। एकदम जो सिंपलेस्ट फॉर्म है रेट लॉ का, उन्हीं रेट लॉ की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे रेट लॉ को फॉलो करने वाली रिएक्शंस के ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो वो हम देखने वाले हैं। तो हम लोग हमेशा इन्हीं रेट लॉ की बात करेंगे चारों मेथड्स में। एनीवेज, तो नाउ वी आर कंसर्न अबाउट दीज 2 वैल्यूज ए एंड बी। तो देखें ए और बी क्या होता है, कैसे निकलेगा। अब बच्चों, चूंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमें क्या है कि ये जो के लिखा हुआ है, जिसको कि आप रेट कांस्टेंट कहते हैं, इस के के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हमें केवल क्या जानकारी है, देखो हमें क्या क्या पता है। ये जो के है, ये के भी हमारे लिए एक अननोन है। ए और बी तो अननोन थे ही। तो इनिशियल रेट का क्या मतलब है? ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है रेट को, आप लोग जानते ही हैं, जो कि रेट लॉ पढ़ चुके हैं। सो दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ वी आर, अब हमें देखो बच्चों 3 अननोन हो गए टोटल। ए और बी तो बताना ही है चूंकि ऑर्डर का कैलकुलेशन है, और के भी अननोन है। तो केवल आपके सामने एक रिएक्शन के पैरामीटर्स दिए हैं, उसमें आपको क्या क्या मालूम है। देखिए अब आपकी जानकारी क्या है और कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। बच्चों क्या होगा कि आपको, जैसे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो आपको ये जो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो दे देंगे, और आप शुरुआती जब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उस समय का आर नॉट आपको बता दिया जाएगा, और यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। तो आपको क्या है कि इनिशियल रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमें जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया तो बोल दिया गया भाई कि ए का शुरुआती कंसंट्रेशन से ए नॉट 1 है और इसका बी नॉट 1 है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और चलिए रिएक्शन हो रही है। अब आप बताइए ऑर्डर कैसे निकालें, और चलिए आपको ये मदद कर देते हैं कि इसके रेट लॉ का इस तरह का फॉर्मेट है, आर इज इक्वल टू के, दिस टू द पावर स्मॉल ए, दिस टू द पावर स्मॉल बी। अब आप ऑर्डर बताइए, बस इतना ही पता है। तो हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से आपको समझाएंगे कि ऑर्डर देखो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बच्चों यहां पर हम लोग करने वाले हैं, एक कॉलम में लिखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर,
किस नंबर का एक्सपेरिमेंट है। फाइन। अच्छा, फिर दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे ए का इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको कि कहते हैं ए नॉट, और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको कि कहते हैं बी नॉट, और उसके बाद एक कॉलम में आ जाएगा इनिशियल रेट। ठीक है, तो ये हो गया। ओके फाइन। देखें बच्चों, इसको समझना थ्योरेटिकली तो बहुत इजी है, बट प्रैक्टिकली ये थोड़े से सब मुश्किल ही काम है। जनरली बच्चे प्रैक्टिकल जब होते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, कोई करता नहीं ठीक से। एनीवेज, तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर। इसमें हम 3 एक्सपेरिमेंट का आपको एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे ए नॉट। यहां पर ए नॉट बी नॉट मेंशन कर लेते हैं, क्या है इसका मतलब। बच्चों, ए नॉट है आपका, ए नॉट और बी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। चलो, तो ये हो गया ए नॉट, और दूसरा कॉलम रहेगा उसमें रहेगा बी नॉट, और जो तीसरा कॉलम रहेगा से दैट इज इनिशियल रेट, फाइन। ये चलिए ये भी बच्चों मोलर कंसंट्रेशन है, और इसको चलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं मोलर सेकेंड इनवर्स, है ना, मोलर सेकेंड इनवर्स। अब जरा समझें कैसे कार्यक्रम चलता है ये आगे। तो जैसे बच्चों पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किए, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको एक पहला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जरा गौर करेंगे। तो ए और बी के इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपको दे दी गई, तो मान लेते हैं कि से दिस वैल्यू इज x1 एंड दिस वैल्यू इज y1। फाइन। अब इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको खुद से, यही एक्सपेरिमेंट है दैट यू नीड टू कैलकुलेट दिस इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का मतलब क्या होगा, जैसे आपने बच्चों शुरुआत की किससे, आपने शुरुआत की x1 से और y1 से। अब थोड़ी देर से 5 सेकंड बाद आपने या 10 सेकंड बाद चेक कर लिया कि अब ये कितने हो गए, है ना, या इनमें कितना कंजम्पशन हो गया। तो जो भी कंजम्पशन होगा उस कंजम्पशन को आप क्या करेंगे, वो आपका या आप 10 सेकंड बाद एक फाइनल वैल्यू चेक कर लेंगे, और फिर डिफरेंस देख लेंगे कंसंट्रेशन का, और 10 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो रेट क्या हो जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, सो यू विल गेट इनिशियल रेट। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में इनिशियल रेट से आ जाती है R1, से दिस इज योर इनिशियल रेट, बट दिस यू हैव टू मेजर। ये जो R1 है ये आपको मेजर करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझो बच्चों, x1 जो रहेगा दैट इज गिवन टू यू, फाइन, y1 इज ऑल्सो गिवन टू यू, बट R1 you need to calculate or you need to measure using the experiment, है ना, calculate from experiment। चलो, तो आपके पास इनिशियल रेट मालूम हो गया आपको पहले एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 बार जैसे रिपीट करते हैं, और रिपीट करने में क्या करेंगे, अब हम इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों बदल देते हैं। So now let's say the initial concentration of A is x2 and let's say this is y2। अब इसके corresponding जब आप रेट को कैलकुलेट करेंगे तो you are going to have a different rate। तो let's say that rate is R2। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को तीसरी बार रिपीट किए, और तीसरी बार हमने क्या किया प्यारे बच्चों कि फिर से ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन थे उनको फिर से चेंज कर दिया। तो you are now going to have a different rate। So let's say this is R3। क्या क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हमने 3 अलग अलग सेटअप में इनिशियल रेट को मेजर कर लिया कि जैसी रिएक्शन शुरुआत हुई, जैसी रिएक्शन की स्टार्टिंग हुई, तो उसमें इनिशियली क्या चेंजेस हो रहे थे पर यूनिट टाइम इन कंसंट्रेशन, सो दैट वी कैलकुलेटेड एंड दैट इज द इनिशियल रेट इन मोलर पर सेकेंड। फाइन। अब क्या हुआ कि हमने ये 3 वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 times using different sets of initial concentrations। अब 3 ही बार क्यों रिपीट किए,
4 बार क्यों नहीं किए, 5 बार क्यों नहीं किए, कर सकते हैं बच्चों। लेकिन हमारा काम 3 बार में चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? देखो, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें ये ए और बी कैलकुलेट करना है कि नहीं? नाउ लेकिन हम ऐसे कैसे कैलकुलेट करें? यहां पर तो 3 अननोन है बच्चों। कौन कौन से? एक तो ये के भी बैठा हुआ और ए और बी तो अननोन है ही। तो हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, तभी तो 3 अननोन अगर है तभी तो किसी की वैल्यू निकल सकती है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है बच्चों ये। देखो तो बच्चों पहले एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम अपने रेट लॉ में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आर की जगह R1 रखें मींस इनिशियल रेट, और के तो फिक्स है, और जो ए नॉट की वैल्यू है दैट इज x1, और उसका पावर है बच्चों स्मॉल a, और जो बी नॉट है दैट इज y1 और उसका पावर है स्मॉल b। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन जो हमें पहले एक्सपेरिमेंट से मिली। ओके, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 की। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट 2। तो अपना जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरे एक्सपेरिमेंट से जो इनिशियल रेट है दैट इज R2, दिस इज K। अब यहां पर जो A नॉट की वैल्यू है दैट वाज x2 टू द पावर A और y2 टू द पावर B। तो ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन यूजिंग द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रेट है दैट रेट इज R3 एंड दिस इज इक्वल टू K x3 to the power A and y3 to the power B. So this is equation number 3. अब बच्चों जरा गौर करें, now we are having 3 equations. अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमारे पास बच्चों 3 ही अननोन है ना? We having 3 equation as well as 3 unknowns. Unknowns क्या क्या है? एक है K, एक है A और एक है B। बाकी ये तो हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर ही लेते हैं, R1, R2, R3, और X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ये हमें दिए रहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। अब इन्हें बस कैलकुलेट करना है। तो आप जैसे आपको उचित लगे, जो आसान आपको तरीका जान पड़े, उसको यूज करके आप इन K, A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे लेट्स से डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन। So the result is R1 by R2 and K से तो K बच्चों निकल ही जाएगा, K से K तो कैंसिल ही हो गया। यहां पर हो गया x1 by x2 to the power A और y1 by y2 to the power B। तो एक रिजल्ट ये आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तीसरे को डिवाइड कर दीजिए। तो दूसरे तीसरे को डिवाइड करने से R2 by R3 हो जाना है और सामने हो जाना है x2 by x3 टू द पावर A और बच्चों y2 by y3 टू द पावर ऑफ B। अब यहां पर क्या हो गया, नाउ यू आर हैविंग जस्ट 2 इक्वेशंस और जो केवल और केवल A और B में लिखी हुई है, तो हमें A और B की वैल्यू बतानी है। अब कई बार बच्चों क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शन से ये इतने ईजी हो गई कि आसानी से, बहुत आसानी से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कुछ ऐसा सेटिंग होगी कि आपको लॉग ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अच्छा, और अगर कोई वैसी जटिल अगर मान लीजिए नंबर्स हो गए कि जो आसानी से नहीं निकल रहे हैं A और B, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लॉग की शरण में जाना पड़े। तो जब लॉग की शरण में जाना पड़ेगा तो एक हम करके दिखा देते हैं, वैसे ही आप दूसरे वाले को भी कर लीजिएगा। तो you will then take the log both sides. So this would be log R1 by R2 and this is A log X1 by X2 और नीचे हो जाएगा बच्चों प्लस B log Y1 by Y2। तो अब आपके पास A और B में एक लीनियर इक्वेशन आ गई, और ऐसे इससे भी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ दीज टू A एंड B। हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास बच्चों एक तो ये इक्वेशन आ गई, जरा गौर से देखो, A और B में एक लीनियर इक्वेशन आ गई और ऐसे एक लीनियर इक्वेशन यहां से आ जाएगी। बट मेरा एक्सपीरियंस जहां तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ऐसी नौबत आती नहीं है। आपको क्या करना होगा कि इस तरह से ये नंबर्स की सेटिंग रहेगी कि ये बहुत आसानी से
कैंसिल हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों क्या है कि ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो कई बार जो है चीजों को मेजर करने में, मैन्युअली करने में क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा हो जाता है, मेजर ठीक से नहीं हो पाए, है ना, या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसी में थोड़ी एरर रही। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने 3 बार ये एक्सपेरिमेंट किया, तो यूजिंग दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने क्या किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइन, ए और बी आ गया। अब अगर आपको अपने इस रिजल्ट में और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है 3 बार फिर से रिपीट कर लीजिए, 3 अलग अलग डेटा फिर से ले लीजिए कोई भी, तो आप फिर से एक और ए और बी बता दीजिए, और जो ए पहले आ रहा और जो ए अभी आ रहा उसका मीन करके आंसर कर दीजिए। तो आपने 2 अलग अलग ए निकाले और 2 अलग अलग बी निकाले, और दोनों ए का मीन ले लिया, दोनों बी का मीन ले लिया, तो आपका एक्सपेरिमेंट और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। इफ यू नीड फर्दर मोर एक्यूरेसी तो क्या कर सकते हैं बच्चों, आप फिर से 3 बार रिपीट कर दीजिए, फिर से नया ए और बी, तीसरी बार एक नया ए और बी निकाल लीजिए, तो फिर आपके पास 3 ए हो गए। नाउ यू कैन टेक मीन और एवरेज ऑफ ऑल 3 ए, सो दैट वुड बी इवन मोर एक्यूरेट। तो जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करके ए और बी निकालेंगे और उनका मीन लेते जाएंगे, आपका एक्सपेरिमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट ऑर्डर देगा बच्चों। तो ये एक बेसिक लैब का रूल होता है कि आप एक्सपेरिमेंट को जितनी बार ट्राई करके जो भी रिजल्ट्स आए उनका मीन लिखेंगे, तो आपके एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। तो इस बात को हम लोग, ये वैसे है तो लैब का स्टेटमेंट, बट ये हम यहां भी ऐड कर सकते हैं, चूंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड ही तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कर सकते हैं कि टू इंक्रीज एक्यूरेसी of our result, comma, we can repeat the same experiment मतलब 3 टाइम्स रिपीट करना है अगेन। सो हम क्या कर सकते हैं, 3 बार एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव न्यू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फिर आप इसी काम को फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो जो ए की फाइनल वैल्यू आप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपने ए को n टाइम्स कैलकुलेट किया, सी कैलकुलेट ए n टाइम्स, तो जितनी भी बार ए आया उसका एवरेज ले लीजिए, तो वो ए का फाइनल वैल्यू हो गया। से अगर आप बी का फाइनल वैल्यू चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया, मतलब ए और बी की वैल्यू आपने n टाइम्स कैलकुलेट कर दी, है ना। तो बच्चों ये इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच एक्यूरेसी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। हो गया। एनीवे, सो दिस इज द फाइनल ए एंड बी, और अपना जो ऑर्डर लिखा जाएगा तो वो ऑर्डर हो जाएगा ए प्लस बी, या ए फाइनल प्लस बी फाइनल। आप एक ही बार में निपटाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। आपसे केवल यही पूछा है कि भाई एक ही बार कर दो, जो आंसर आए लिख के छोड़ो, खत्म करो, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं आप, वैसा भी कर सकते हैं बच्चों। डन। सो दिस इज योर आंसर। चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यूजिंग इनिशियल रेट मेथड, या कुछ नहीं लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा से एक रिएक्शन दी रहेगी, reaction is A plus B and this gives us the product, और इसका रेट लॉ दिया रहेगा। So let's say the rate law is R is equal to capital A to the power A and capital B to the power B, full stop,
अब पूछा गया है फाइंड रेट, सॉरी नॉट रेट, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन using given data या given experimental data। एक्सपेरिमेंटल वर्ड का भी यूज हो सकता है। तो बच्चों देखो कैसा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, गौर से देखेंगे। जैसे यहां भी बच्चों 3 एक्सपेरिमेंट करके दिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर, देन A0 which is initial concentration of A, then they are given B0 which is initial concentration of B, and the final is initial rate। ओके, थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में हम डेटा लिख देते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन भी कर देंगे, इसी में जो है सॉल्यूशन भी निपटा देंगे, क्योंकि डेटा का यूज करना पड़ेगा। अगले पेज में चले जाएंगे तो फिर दिखता नहीं है। चलो भाई, इस टेबल को इतने में ही समेट देना है। फाइन, ठीक है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सो वी आर गिवन विथ 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, और पहले के लिए से A0 दे दिया अपने को, से कुछ भी अज्यूम कर लीजिए क्योंकि हमें बस समझना है क्वेश्चन। से 3 × 10⁻³ मोलर। दूसरे के लिए दे दिया, ये मैं आपको बहुत ही आसान सेटअप करके दिखा रहा हूं सो दैट यू मे रियलाइज कि कई बार बहुत आसानी से भी अपना मामला निपट जाता है। ठीक, और बच्चों जो बी दिया हुआ है, बी भी कुछ इसी तरह से दे दिया, से 4 × 10⁻⁻⁴, से 4 × 10⁻⁻⁴, और 8 × 10⁻⁻⁴। फाइन, और इनके करस्पॉन्डिंग इनिशियल रेट्स दे दिए हैं। तो रेट्स कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, से 6 × 10⁻⁻⁵, से 7 × 10⁻⁻5, और चलो 8 × 10⁻⁻5। फाइन, तो बच्चों ये जो रेट लॉ है, अब इस रेट लॉ और इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करके वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ऑर्डर। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अच्छा, इनिशियल रेट भी ध्यान रखें, मोलर पर सेकेंड में हमें दी हुई है। अब इसके सॉल्यूशन की बात आती है, तो ऑर्डर तो निश्चित ही A+B, हमें A और B की बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो पहले एक्सपेरिमेंट में R को क्या लिखेंगे भाई, 6 × 10⁻⁻5। दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखो यहां पर एक गड़बड़ी हो गई, यहां पर K तो लगाना भूल ही गए। ठीक है, चलो लगा दिए। सो दिस इज इक्वल टू K। अब अगर पहले एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको सॉल्व, पहले एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं, तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ये तो हो गया इनिशियल रेट। अच्छा, K इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है भाई, सो दिस इज 3 × 10⁻⁻³ और उसकी पावर A, फिर 4 × 10⁻⁻⁴, उसका पावर B। नाउ कम टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। तो उसके करस्पॉन्डिंग रेट क्या है, इट इज 7 × 10⁻⁻5 एंड दिस इज इक्वल टू K। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में A का कंसंट्रेशन है 6 × 10⁻⁻3, उसका पावर A, एंड 4 × 10⁻⁻4, उसका पावर B। थर्ड कंसंट्रेशन में इनिशियल रेट है 8 × 10⁻⁻5, दिस इज इक्वल टू K, और 12 × 10⁻⁻3 टू द पावर A, और 8 × 10⁻⁻4 टू द पावर B। ठीक,
अब हमें इंटरेस्ट है ए और बी में ही केवल इंटरेस्ट है, तो देखो ये तो ऐसे ही निपट गया। कैसे, गौर से देखें जरा। अगर हम पहले और दूसरे को डिवाइड करते हैं आपस में, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें अगर आपस में, तो क्या होता है भाई? तो होता ये है कि 6/7 आ जाता है। के से तो के कैंसिल हो गया। अब ये हिस्सा एकदम पूरा पूरा ही गायब हो जाएगा। ये हिस्सा तो पूरा पूरा ही गायब हो गया। तो यहां पर हो गया ये 3/6 टू द पावर ऑफ ए। 3/6 टू द पावर ऑफ ए। या एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा और अगर आसान करने का मन है, थोड़ा और आसान करने का मन है, क्योंकि हमें तो बस एक एग्जाम्पल लेना था। तो दूसरे वाले में ये जो 7 है, या पहले वाले को ही चेंज कर सकते हैं आप। ओके, नहीं दूसरे को ही चेंज कर लेते हैं। चलो एक काम ये कर लेते हैं कि इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख दें भाई? इसको लिख देते हैं 24। ठीक ना, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं 24 क्यों लिख रहा हूं। तो ये जो नीचे है, पहले मैं दूसरे से जब डिवाइड किए हैं, तो दिस विल बी 6/24। 24 कर देते हैं। ठीक, तो ये 1/4 हो गया और ये 1/2 है। सो दिस इज 1/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 होल टू द पावर ए। तो देखो ए की वैल्यू पता चल गई 2 है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए आ गया। अब नंबर है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी, बताइए। अब आप सेकेंड थर्ड को भी इसी तरह यूज करके, अब ए तो आपको पता ही है, तो आप बी की वैल्यू एक बार क्या करिए कि सेकेंड और थर्ड को आपस में डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आए वहां से बी की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक, मतलब ये मैं आपको बस इसलिए करके दिखाया क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपको लॉग टॉग लेना पड़े। देखो एक झटके में निपट गया, ए की वैल्यू 2 हो गई। अब ऐसे ही कुछ डेटा नीचे भी होगा। अब ये तो हमने अपने मन से ऐसे ही कुछ मान लिया ताकि आपको थोड़ा समझाया जा सके। लेकिन जब भी बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी रहती हैं या क्वेश्चन में का हिस्सा होती हैं, वो इस तरह से सेट की जाती हैं कि बाद में आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा लोड ना आए। वो वैल्यू शुरू में देखने में भयावह हो सकती हैं केवल इसलिए क्योंकि उनकी सेटिंग इस तरह से उनको मल्टीपल करके रखा जाता है ताकि वो बाद में आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। दिया है मतलब हमेशा इसी तरह से सेटिंग रहेगी जिससे कि आप आसानी से अपना काम कर पाए। आपको केमिस्ट्री कितनी आती है वो आपको एग्जाम में वो जज करते हैं। मैथ्स में जोड़ना घटाना ये ठीक है, ये भी आना चाहिए नेचुरली, बट वैल्यूज हमेशा इसी तरह से रहेंगी ताकि आप आसानी से कर पाए। डन। तो ये हो गया अपना इनिशियल रेट मेथड या वन टॉप differential order method. So this is done. First method is over.